Hi guys, welcome to the session and also welcome to the channel. So as you know that social security is a very important and the special component of your UPSC EPFO examination, the notification of which has been recently released by the UPSC. So here we are starting a series जहां पर हम सोशल सिक्योरिटी को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे एकदम अच्छे तरीके से लेमन लैंग्वेज में, ताकि जो लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प यहाँ पर डेफिनेटली मिल पाए। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल सिलेबस की, तो ऑफिशियल सिलेबस में सिर्फ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया मेंशन्ड है। दे हैव नॉट डिकोडेड द टॉपिक। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर हमारी यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसमें बेसिकली दो सब कंपोनेंट में डिवाइड होता है ये मेन कंपोनेंट, दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज। राइट, अगर आप बोलेंगे सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सोशल सिक्योरिटी लॉज आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला सेगमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बोलेंगे सर वेटेज असाइन कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी लॉज को 80% का वेटेज दूंगा और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को 20% का वेटेज दूंगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं पढ़ना है। गाइस, सिलेबस में है, कोई भी चीज यहाँ पे चेंज की जा सकती है, ट्रेंड चेंज किया जा सकता है। जो भी ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पर सोशल सिक्योरिटी लॉ से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिस्कशन। तो यहां पर सबसे पहला एक्ट जो आज हम कवर करेंगे इस सेशन में, दैट इज एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। अब एक चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि कोई भी एक्ट जब आप कवर करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पूरा का पूरा एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो एक्ट है वो आपके एग्जाम के लिए तो इनएक्ट हुआ नहीं है, वो किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए इनएक्ट हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो जो भी रेलिवेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसे हम कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सेक्शंस हो गए, पेनल्टीज हो गई, ये प्रोविजंस, शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। गॉट इट। तो यहां पर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कोर प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, वो हम यहां पर कवर करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे ऑब्जेक्टिव की। कोई भी एक्ट जब यहां पे इनेक्ट किया जाता है, किसी भी एक्ट को जब यहां पर बनाया जाता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग यहां पर ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहां पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर बनूं, या मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनूं। राइट, इसी तरीके से जब किसी एक्ट को इनैक्ट किया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो आइए देखते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गाइज यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं, एक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें प्राइमा फेसी क्या पता चल रहा है पढ़कर कि एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेशन देने की बात है, उससे रिलेटेड कुछ एक्ट होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉइज को यहां पर देखा जाए तो कॉम्पेंसेशन देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। पर क्यों कॉम्पेंसेशन देना एम्प्लॉइज को? राइट, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर कोई एम्प्लॉइज है जो यहाँ पर किसी भी स्टैब्लिशमेंट से एसोसिएटेड है, वहां पर काम करते करते सपोज उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इंजरी हो जाती है या उनकी डेथ भी हो जाती है, तो उस केस में क्या उन्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अपना जो लाइवलीहुड है वो भी इंश्योर करना है, उनकी फैमिली भी उन पर डिपेंडेंट है। तो कॉम्पेंसेशन तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंजरी होने के बाद शायद वो उस प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो अगर जो उसका इनकम लॉस हो रहा है, उसकी अर्निंग लॉस जो हो रही है उस इंजरी की वजह से, उस एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका कॉम्पेंसेशन डेफिनेटली मिलना चाहिए। ये बात तो ठीक है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिलना चाहिए और एम्प्लॉयर देगा भी, तो फिर इस एक्ट की क्या जरूरत है? आपको लगता है अगर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होगा तो यहां पर एम्प्लॉयर खुद से अपने से कॉम्पेंसेशन देगा और सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन देगा? द आंसर इज नो। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि जो लाइबिलिटी कॉम्पेंसेशन पे करने की है उसे प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करा लिया जाए। अदरवाइज एम्प्लॉयर नहीं देगा, या तो एम्प्लॉयर बहुत कम कॉम्पेंसेशन देगा विच वुड नॉट बी सफिशिएंट। राइट, ये है ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉम्पेंसेशन विल पे द कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी बाई एक्सीडेंट टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहां पे क्या सारे के सारे एम्प्लॉयर्स देंगे? इंडिया में जो भी एम्प्लॉयर्स हैं क्या सब कॉम्पेंसेशन देंगे? नहीं, सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं जो कि गवर्नमेंट विल डिसाइड कि सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कौन से हैं वो। ठीक है, किसको देंगे? जो भी उनके यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको देंगे। कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा किस पर्पस के लिए? अगर एक्सीडेंट हुआ है तो, और उस एक्सीडेंट से इंजरी हुई है तो कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा और पे किया भी जाना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन क्लॉज गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी
एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इवन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन क्लॉज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेफिनेशन एक तो अंडरस्टैंडिंग का काम करता है, एंड सेकेंडली एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ वेजेस, डेफिनेशन ऑफ वेजेस, तो हो सकता है वेजेस की डेफिनेशन मिनिमम वेजेस एक्ट में अलग हो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अलग हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट में अलग हो, बिल्कुल पॉसिबल है, होता है कई बार। तो हम जब किसी वेजेस की बात करेंगे, मान लीजिए एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट में डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, कॉम्पेंसेशन जो है वो वेजेस के टर्म्स में पे किया जाना है, तो वेजेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, एक डिस्प्यूट हमेशा बना रहेगा। इसलिए डेफिनेशन के थ्रू ये पता चलता है कि किसी भी टर्म को जो यहाँ पर एक्ट में यूज किया गया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी है फ्रेंड्स? जिनको भी इस एक्ट में एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा वो पर्सन होगा लाइबल किस चीज के लिए, एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए, अगर यहां पे एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट से इंजरी होती है। तो सोचिए अगर यहां पे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन ना हो तो फिर क्या होगा, जो एक्चुअल एम्प्लॉयर होगा वो बोलेगा मैं एम्प्लॉयर नहीं हूं, ठीक है, कोई और पर्सन एम्प्लॉयर है। तो ऐसे में क्लैरिटी नहीं आएगी और वो कॉम्पेंसेशन कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा जब तक यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, तो या कोई यहाँ पे अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करती है। तो इसीलिए ये पहले ही इसको क्लियर कर दिया जाए ताकि बात वहां तक, बात लिटिगेशन तक पहुंचे ही ना, बात किसी अथॉरिटी को इंटरफेयर करने की जरूरत तक पहुंचे ही ना। ठीक है जी, बात करते हैं एम्प्लॉयर की। तो एम्प्लॉयर का क्या डेफिनेशन, नंबर फर्स्ट इज एनी बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। जैसे मान लीजिए इनकॉर्पोरेटेड कौन सी कंपनी हो गई, कंपनी हो गई, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी हो गई। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी कौन सी हो गई, यहाँ पे जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है किसी एक्ट में, चाहे वो नहीं है, उसे यहाँ पर एम्प्लॉयर माना जाएगा। मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, ठीक है, जो एम्प्लॉयर एक्चुअल जो एम्प्लॉयर है उसका कोई मैनेजिंग एजेंट है। अगर मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए की कोई पर्टिकुलर कंपनी है, मिस्टर ए की जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो कुछ काम कर रही है, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज है, लेकिन मिस्टर ए उसको डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको यहाँ पर बिजनेस को मैनेज नहीं करते, उन्होंने यहाँ पर मिस्टर बी को अपॉइंट किया हुआ है एज अ मैनेजिंग एजेंट की वो सारी चीजें यहाँ पर मैनेज करें। तो इस केस में यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन कंसिडर किया जाएगा, बी एम्प्लॉयर कंसिडर किए जाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉयर, मान लेते हैं यहां पर एम्प्लॉयर की ही डेथ हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ किसी पर्सन का और उसके ही 2-4 घंटे के बाद या एक दिन के बाद यहां पे एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, तो क्या इसकी वजह से कॉम्पेंसेशन पे नहीं किया जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उस एम्प्लॉयर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब जो उसकी फैमिली होगी, जो उसके बच्चे होंगे, राइट, जो उनकी स्पाउस होंगी, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन्हें एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। और अगर उन्हें एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस एक्ट में एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन देने के लिए। फर्दर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर फॉर होम एम्प्लॉइज वर्किंग और वर्क। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कोई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया। जैसे मान लेते हैं आपको कोई चीज कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपको एक घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, ठीक है, तो वहां पर 5-6 मंथ की ऑक्यूपेंसी है, राइट। तो 5-6 मंथ तक जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप उस केस में एम्प्लॉयर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए भी यहां पर काम किया जा रहा है, एम्प्लॉयर फॉर होम एम्प्लॉयज वर्किंग, ठीक है, जिसके लिए भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में भी वो पर्सन जो है वो एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। और एम्प्लॉयर कंसिडर किए जाने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर यहां पे आपके इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर उनको कोई इंजरी होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर ओनली। क्लियर? मूविंग अहेड, यहां पर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट। क्या मतलब है इसका? देखिए, डिसेबलमेंट का क्या मतलब है, डिसेबलमेंट का मतलब है कोई काम आप ना कर पा रहे हो, ठीक है, आपको डिसेबिलिटी हो गई है, आप यहाँ पर किसी काम को करने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ पर पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो हो सकता है एक्सीडेंट से इंजरी छोटी भी हो सकती है, इंजरी थोड़ा बड़ी भी हो सकती है, टेम्पररी नेचर की भी हो सकती है, परमानेंट नेचर की भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे किस टाइप का डिसेबलमेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट है वो फिक्स किया जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सर मेरे मेरे हाथ में कट लग गया छोटा सा, राइट, तो क्या उस केस में कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा? देखेंगे अभी हम इस एक्ट में, राइट। तो चलिए बात करते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है? यहां पर पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या होता है कि जो काम आप एक्सीडेंट से पहले कर रहे थे उनमें से कुछ काम आप करने की पोजीशन में नहीं है आफ्टर द एक्सीडेंट, क्योंकि आपको एक इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो सारे काम जो आप पहले कर रहे थे उनमें से कुछ काम आप एक्सीडेंट की वजह से अब नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, और उसकी वजह से आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है। ऑब्वियसली जब आप पहले 100% दे रहे थे एक्सीडेंट के बाद, अब आप 80% ही दे पा रहे हैं। तो अगर आप 80% दे पाएंगे तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 80% के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्रोकन रिस्ट, ठीक है, हम बात कर रहे हैं पार्शियल टेम्पररी नेचर का डिसेबलमेंट, ठीक है, पार्शियल टेम्पररी डिसेबलमेंट। एक तो ये पार्शियल डिसेबलमेंट है, ठीक है, पार्शियल डिसेबलमेंट है, पूरी तरीके से डिसेबलमेंट नहीं है। पार्शियल का मतलब होता है कि आप अभी काम तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर सकते हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपको इंजरी हुई है, आप काम कर सकते हैं। आप अगर पहले 10 काम कर पा रहे तो उसमें सब आप हो सकता है 5-6 काम ही कर पाए, 5-6 वर्क को ही यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन आप काम करने की स्थिति में हैं। 100% ना सही, 50% सही, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट। टेम्पररी वो होता है जो कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाएगा, जैसे ब्रोकन रिस्ट, ठीक है, ब्रोकन रिस्ट हो गया, कोई कोई पर्टिकुलर मान लेते हैं कारपेंटर है, ठीक है, कोई कारपेंटर है, वहां पर रिस्ट का काफी यूज होता है। तो अगर वो कारपेंटर होने के साथ साथ किसी पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट में और भी काफी काम कर रहा था, तो अब वो एक्सीडेंट के बाद अगर उसकी रिस्ट जो है वो ब्रेक हो गई है, तो उस केस में वो कारपेंटरी का काम तो नहीं कर पाएगा, उसके अलावा दूसरे काम कर पाएगा। तो अगर वो कारपेंटरी का काम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो वो एज अ कारपेंटर अर्न कर रहा था वो उसे नहीं मिलेगा, बाकी काम के थ्रू जो वो अर्न कर रहा था वो उसे मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी नेचर का है। जब इसका जो रिस्ट है रिकवर हो जाएगी तो ये वापस से वो अपने काम को डिस्चार्ज करेगा। क्लियर? सेकंड है पार्शियल डिसेबलमेंट, जो कि परमानेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, समझिएगा। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब है कि आप कोई काम कर सकते हैं, 100% ना सही लेकिन आप काम कर सकते हैं, ये हो गया पार्शियल डिसेबलमेंट। टेम्पररी नेचर का है कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी इंजरी है जो थोड़े टाइम बाद रिकवर हो जाएगी। और यहां पे जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है वो ऐसा डिसेबलमेंट है जो कभी रिकवर नहीं हो सकता, वो परमानेंट नेचर का डिसेबलमेंट हो गया है। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले 10 वर्क को एग्जीक्यूट करते तो आप यहाँ पे 6-7 वर्क्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे लाइफ टाइम, लेकिन पूरे 10 को नहीं कर पाएंगे। तो मतलब काम कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते बट डेफिनेटली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वेयर डिसेबलमेंट परमानेंट नेचर, इसकी वजह से भी आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी। और ये आप जो उसके पहले जो काम कर पा रहे थे वो सारे काम अब आप अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ थंब, ठीक है, आपका थंब लॉस हो गया यहाँ पर, आप कोई कहीं मशीनरी पर काम कर रहे थे जिसकी वजह से आपका थंब लॉस हो गया, तो ये परमानेंट नेचर का पार्शियल डिसेबलमेंट है। तो आप जो भी काम कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारे थंब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारे फिंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे थे इससे पहले सब में फिंगर्स का यूज होता ही है, तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं, वो काम तो आप कर पा रहे हैं लेकिन जिस प्रोडक्टिविटी के साथ आप एक्सीडेंट से पहले कर पा रहे थे उस प्रोडक्टिविटी के साथ अब आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये परमानेंट नेचर का जो आप सारे काम कर रहे थे उन सब में आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है। क्लियर? ये है पार्शियल डिसेबलमेंट। आगे बढ़ते हैं टोटल डिसेबलमेंट की तरफ। टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है? ऐसा डिसेबलमेंट जो आपको हर तरीके के काम करने में असक्षम कर देता है। मतलब अब आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अब आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो टेम्पररी नेचर का हो चाहे वो परमानेंट नेचर का टोटल डिसेबलमेंट हो। तो पार्शियल डिसेबलमेंट में भी दो कैटेगरीज है, टेम्पररी और परमानेंट, जो हमने समझ लिया है। और टोटल डिसेबलमेंट के केस में भी दो प्रकार के यहां पे डिसेबलमेंट है, दैट इज टेम्पररी एंड परमानेंट। लेकिन टोटल डिसेबलमेंट का यह मतलब है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जो काम आप एक्सीडेंट से पहले कर रहे थे अब वो कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का मतलब हो जाएगा कि कुछ टाइम तक आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और परमानेंट का मतलब होगा कभी भी लाइफ टाइम आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल की बात करूं अगर यहां पर, तो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का मतलब है कि आप यहां पे सपोज आपके आपके आपका हैंड और जो लेग्स है उसके बोन्स ब्रेक हो गए, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ब्रोकन हैंड्स और लेग्स के साथ क्या आप काम कर पाएंगे? द आंसर इज नो, ठीक है। आपको यहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट कर दिया गया है, लेकिन रिकवर हो जाएंगे आप कुछ टाइम बाद, अ मंथ, 45 डेज, 60 डेज, उसके बाद आप यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे, देन आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो ये पीरियड है 45-60 डेज का, इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर लेंगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको बोला गया टोटल डिसेबलमेंट। और टेम्पररी क्यों बोला गया है? क्योंकि टेम्पररी बेसिस पर है, 45 डेज 60 डेज के लिए, ठीक है जी। देन है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मतलब आप कभी भी लाइफ टाइम नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि यहां पर कुछ काम करते वक्त इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहां पे सीवियर पैरालिसिस आ गया, तो सीवियर पैरालिसिस के बाद अब आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जो आप एक्सीडेंट से पहले कर रहे थे किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। तो टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है? जहां पर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट होता है जहां पर कुछ टाइम के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट होता है जहां पर आप लाइफ टाइम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जबकि पार्शियल में आप काम तो कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन उस 100% प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं कर पाते हैं।
क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। फर्दर डेफिनेशन यहाँ पर वेजेस की। वेजेस की डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी है गाइस? वेजेस की डेफिनेशन पढ़ना इसलिए यहां पर जरूरी है क्योंकि जो भी कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा, जो भी कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा वो वेज के टर्म्स में ही पे किया जाएगा, राइट? तो यहां पर अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी कि किसी इंसान की वेज कितनी है तो फिर कॉम्पेंसेशन कैसे कंप्यूट किया जाएगा? तो इसलिए दिस मस्ट बी क्लियर कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस, व्हाट आर द वेरिएबल्स विच आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देखते हैं वेजेस का यहां पे क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। एनी प्रिविलेज और बेनिफिट कैपेबल ऑफ बीइंग एस्टिमेटेड इन मनी। कोई भी ऐसा बेनिफिट, कोई भी ऐसा प्रिविलेज जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है और जिसको यहां पर मनी के टर्म्स में एस्टिमेट किया जा सकता है, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वेज इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन यहां पे एक्सक्लूजन क्लॉज भी है, मतलब यहां पे कुछ चीजें जो है वो वेज में नहीं इंक्लूड होंगी। वो कौन सी चीज है? वो है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो अगर ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर उस केस में इसे वेज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन एंड द प्रोविडेंट फंड। अगर पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉय के लिए तो वो भी यहां पर वेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, फर्दर सम पेड टू कवर एनी स्पेशल एक्सपेंसेस बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई जॉब का नेचर ऐसा है जिसकी वजह से कुछ स्पेशल सम यहाँ पे दिया है, मान लेते कुछ ऐसा रिस्की जॉब है, सपोज माइनिंग का जॉब हो गया, ठीक है, अब आप यहाँ पर माइंस में जाते हैं तो माइंस में जो आपको सैलरी मिल रही है वो ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको कुछ स्पेशल अलाउंस भी दिया जाता है क्योंकि आपके काम के साथ वो रिस्क एसोसिएटेड है इसलिए। तो अगर वो स्पेशल सम भी पे किया जा रहा है, स्पेशल एक्सपेंसेस भी पे किए जा रहे हैं, तो वो भी यहां पर वेज की डेफिनेशन नहीं आएंगे। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए यहां पर एक चीज समझिए कि वेज की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लेते हैं किसी पर्सन को यहां पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 2,000 रुपए मिल रहे हैं, 2,000 रुपीज, ठीक है, और यहां पर ट्रेवलिंग अलाउंस 500 हो गया, यहां पर ये भी 500 हो गया, स्पेशल एक्सपेंसेस 1,000 हो गया, राइट? तब यहां पर क्या होगा? यहां पर एम्प्लॉयर बोलेगा कि भाई हम तो यहां पर ये सारी चीजें पे कर रहे हैं, इसको भी वेज मानिए। बट ऐसा नहीं है। जब यहां पे हम कॉम्पेंसेशन इंक्लूड करेंगे, जब कॉम्पेंसेशन हम कंप्यूट करेंगे तो वहां पे ये सारे खर्चे, ये सारा जो अमाउंट एम्प्लॉय को मिला है वो यहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये वाला अमाउंट यहां पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। तो इन तीन बेसिकली, इनके अलावा जो ये तीन एक्सक्लूजन वाले फैक्टर्स हैं, इनके अलावा कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसा बेनिफिट, प्रिविलेज जिसको मनी के टर्म्स में एस्टिमेट किया जा सकता है, उसे हम यहां पर वेज कंसिडर करेंगे अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट। चलिए मूविंग अहेड, यहां पे अब बढ़ते हैं कोर प्रोविजन की तरफ। दिस वाज अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड द डेफिनेशन क्लॉज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोर प्रोविजन। कोर प्रोविजन क्या बोलता है? एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन। ठीक है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कॉम्पेंसेशन के लिए कब आएगी? आइए देखते हैं। So, if personal injury is caused to an employee by accident arising in the course of his employment, this is very very important। ये चीज समझिए कि अगर किसी एम्प्लॉय को पर्सनल इंजरी हो रही है, एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि वो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने घर पे है, ठीक है, और घर पे बैठे बैठे अगर उसे यहां पर कुछ अटैक्स सपोज आ गए तो इसके लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गॉट इट? या घर पे अगर उसके रहते रहते उसको कुछ इंजरी हो गई तो उसके लिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो एम्प्लॉयर कब रिस्पॉन्सिबल होगा? जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी चीज यहां पर होगी, जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सीडेंट होगा और उसकी वजह से इंजरी होगी, तभी यहां पर क्या होगा? तभी यहां पर उसे एम्प्लॉयर को यहाँ पे लाइबल बनाया जा सकता है। अब इसका ये भी मतलब है, एक चीज ये भी समझिए, मान लीजिए कि एक तो ये होगा कि कोर अपना जो भी कोर काम है वो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको मशीन यहाँ पे रेगुलरली यूटिलाइज करनी, तो यहाँ पर आप मशीन का यूज कर रहे हैं और उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस मशीन को यूज करते समय आपका एक्सीडेंट हो जाता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप वर्किंग आवर में हो, मशीन पे काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री प्रोमाइसेस में, आप यहाँ पर फैक्ट्री प्रोमाइसेस के अंदर है, बट वहां पर उसमें कुछ आपका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी यहां पर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो पर्सन अपने फैक्ट्री प्रोमाइस के अंदर है, वो पर्सन अपने वर्किंग आवर में वहां पर है, तो उसमें भी अगर कुछ एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से इंजरी होती है, तो फिर उस केस में भी वो क्या होगा? वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। और जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो रहा है, उसे पर्सनल इंजरी हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन। ये एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है कि वो कॉम्पेंसेशन पे करेगा। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर एम्प्लॉय की लाइबिलिटी नहीं है, मतलब एक्सीडेंट भी हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, उसकी वजह से इंजरी भी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी एम्प्लॉयर यहां पर लाइबल नहीं है कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए। वो कौन से केसेस हैं? वो हैं अगर इंजरी
यहाँ पर 3 डेज से ज़्यादा का डिसेबलमेंट नहीं कर रही है। अगर इंजरी की वजह से 3 डेज से ज़्यादा का डिसेबलमेंट नहीं हो रहा है, मान लीजिए हल्का सा कहीं कट लग गया, ठीक है, जो कि 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा, तो अगर कोई ऐसी इंजरी जो 3 डेज के अंदर रिकवर कर रही है या 3 डेज से ज़्यादा की डिसेबलमेंट नहीं दे रही है, उस केस में एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन नहीं पे करेगा, क्योंकि माइन्यूट है, आप किसी काम को करें, इतना छोटी मोटी इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब हर चीज़ के लिए कॉम्पेंसेशन क्लेम करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एम्प्लॉयर के लिए। फर्दर, एम्प्लॉय अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक, ठीक है, एम्प्लॉय ने यहां पर अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, उसके बाद वो अपना काम कर रहा है और यहां पर उसके बाद फिर एक्सीडेंट हो रहा है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है। तो यहां पे किसकी मिस्टेक है? मिस्टेक यहां पर एम्प्लॉय की है। काम करते वक्त आपको यहां पर ड्रिंक नहीं करना है, ठीक है। तो अगर वो नशे में है, ठीक, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है, देन इन दैट केस क्या होगा? उस केस में फिर वो एम्प्लॉयर को लाइबल नहीं बोल सकता है। फर्दर, इफ देर इज अ विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ रूल और ऑर्डर गिवन फॉर सेफ्टी, अगर कोई ऐसा रूल बना है या कोई ऐसा ऑर्डर दिया गया है सेफ्टी के लिए, आप उसका विलफुल डिसोबीडियंस कर रहे हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए है जो एम्प्लॉय है, ठीक है। अब यहां पर सारे ही एम्प्लॉयज को एक प्रॉपर तरीके से रूल बनाया हुआ है कि जब भी आप यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे होंगे, आपको यहां पर इलेक्ट्रिकल ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। बट ये प्रॉपर रूल बना हुआ है, लेकिन मिस्टर ए जो है इन्होंने ग्लव्स नहीं पहना, जिसकी वजह से इन्हें करंट का शॉक लगा और इनको इंजरी हो गई। तो क्या इस केस में एम्प्लॉयर लाइबल है? जी नहीं। किसकी मिस्टेक है? मिस्टेक है ए की। प्रॉपर तरीके से ग्लव्स भी अवेलेबल है, प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस भी दिए गए थे, रूल भी बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका विलफुल डिसोबीडियंस किया गया है, तो यहां पर मिस्टेक है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय को यहां पर कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। फर्दर, इफ देर इज अ विलफुल रिमूवल ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड, कोई सेफ्टी गार्ड जो आपको आपके काम के लिए दिया गया है, अगर आप उसे अपनी मर्जी से यहां पर रिमूव करते हैं, तो उस केस में भी गलती आपकी है, एम्प्लॉयर से कॉम्पेंसेशन नहीं लिया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सेफ्टी गियर, ठीक है, सेफ्टी हेड गियर बोल सकते हैं, एक हेड गियर जो यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं हेलमेट जैसा, जो आप सपोज किसी हैवी मशीनरी पर काम कर रहे हैं, तो आपको एक हेलमेट या हेड गियर दिया गया है जिसको आपको यूज करना है जब तक आप उस मशीन में काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर पहनकर आप गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने थोड़ी टाइम बाद उसको रिमूव कर दिया कि ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर उसके बिना ही काम कर लूंगा। लेकिन जब आपने उसे रिमूव किया, उसके बाद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ आपका, ठीक है, एंड उसके बाद उसकी वजह से आपको इंजरी हो गई, तो उस केस में भी यहाँ पर एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड किया हुआ था, आपने ही उसे अपनी मर्जी से रिमूव कर दिया। तो ये जो एक्सेप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पर कौन कौन से एक्सेप्शन है जिस केस में एम्प्लॉयर जो है वो कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, ठीक है, हमने ये तो बात कर ली कि कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, राइट, किस केस में दिया जाएगा, किस केस में नहीं दिया जाएगा, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। लेकिन कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, अगर हम ये चीज ओपन एंडेड छोड़ दें, अगर वो एक्ट में मेंशन ना रहे, तो आपको लगता है कि यहाँ पे एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा? द आंसर इज नो। हमेशा एम्प्लॉयर चाहेगा कि कम से कम कॉम्पेंसेशन हम पे करें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इस चीज को प्रॉपर तरीके से मेजर किया जाए, इस तरीके को प्रॉपर तरीके से कंप्यूट किया जाए कि कॉम्पेंसेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले, अगर एक्सीडेंट हो रहा है जिसकी वजह से इंजरी हो रही है और इंजरी की वजह से डेथ हो गई उस पर्सन की, तो उस केस में क्या रहेगा? उस केस में रहेगा 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ डिजीज्ड मल्टीप्लाइड बाई रेलेवेंट फैक्टर और ₹1,20,000 विच एवर इज मोर। क्या मतलब इसका? मैं आपको बताता हूं। 2023 में एक क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड। यहां पर आपको न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन था बट इजी था। मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब इसका। यहां पे बोला जा रहा है कि वेयर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी, आपका एक्सीडेंट हुआ, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, इंजरी हुई, डेथ हुई किसी पर्सन की। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में कितना कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा? 50% ऑफ द मंथली वेजेस, 50% ऑफ द मंथली वेजेस, ठीक है। जो भी मंथली वेज है, यहां पर मान लेते हैं किसी पर्सन की जो मंथली वेज है, किसी पर्सन की जो मंथली वेज है वो कितनी है? वो यहां पर मान लेते हैं कि 1500 मान लेते हैं, ठीक है, 1500 उसकी मंथली वेज है, राइट। तो यहां पे बोला जा रहा है कि 50% ऑफ द मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर। कहां पर है रेलेवेंट फैक्टर? रेलेवेंट फैक्टर शेड्यूल 4 में मेंशन्ड है। अब रेलेवेंट फैक्टर क्या है? बेसिकली यहां पे एज दी हुई है कि आप अगर जिस भी एज ग्रुप के हैं, और साथ साथ में यहां पर फैक्टर्स भी दिए हुए हैं कि आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा यहां पर, उस केस में फिर कौन से रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसकी जो उम्र है वो है 20 साल, 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स का है वो, और 20 ईयर्स के होने के साथ साथ यहाँ पे रेलेवेंट फैक्टर क्या रहेगा? 224, ठीक है जी। आइए देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे
1500 उसकी मंथली वेज है, तो 1500 का सबसे पहले 50% हम लेंगे ऑब्वियसली, तो 750 रुपीज हो जाएगा। 750 मल्टीप्लाइड बाई 224, ठीक है, 224, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 1,68,000, 1,68,000, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पे ये कैलकुलेशन जो हो गया, और 1,20,000 रुपीज, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो पे किया जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब अगर ये अमाउंट, ये कैलकुलेशन जो हमने किया है, मान लेते हैं ये कैलकुलेशन अगर आता है 90,000, फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग एन एग्जांपल है, तो फॉर सपोज यहाँ पे 90,000 रुपीज आता है, तो उस केस में 90,000 नहीं पे किया जाएगा, उस केस में 1,20,000 पे किया जाएगा। तो मिनिमम 1,20,000 पे किया जाएगा। अगर कंप्यूटेशन 1,20,000 से ज्यादा आता है तो जो एक्चुअल में आएगा ज्यादा उतना पे किया जाएगा, और अगर कम आता है तो मिनिमम 1,20,000 पे किया जाएगा। तो अब आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर एक्चुअल में मिनिमम कॉम्पेंसेशन कितना पे किया जाएगा डेथ के केस में, तो आपको बोलना है मिनिमम 1,20,000। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो यहाँ पे एक्चुअली कंप्यूट करने के लिए आया था, तो आपको यहाँ पे वो शेड्यूल 4 के नंबर्स नहीं याद रखने, क्योंकि बहुत बड़ा शेड्यूल है वो। आपको सिंपली वो देंगे कि मतलब उम्र इतनी है, या रेलेवेंट फैक्टर मेंशन कर देंगे कि रेलेवेंट फैक्टर इतना है, और यहाँ पे आपको मंथली वेज का अमाउंट बता दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअल में कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा। इजी है, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है। गॉट इट, दिस इज द फर्स्ट केस। देन उसके बाद आता है वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। मान लेते हैं डेथ नहीं हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है, जिसकी वजह से परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है। परमानेंट टोटल डिसेबल मतलब पैरालिसिस वाला केस मान लेते हैं, ठीक है, जो हमने लिया था कि उस केस में बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता वो। तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में रहेगा 60% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ इंजर्ड मल्टीप्लाइड विद रेलेवेंट फैक्टर और 1,40,000 रुपीज, ठीक है जी। 60%, जैसे वही सेम फॉर्मूला, जो भी मंथली वेज उसका 60% लेंगे, रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो अमाउंट 1,40,000 से ज्यादा आ रहा है तो वो ज्यादा वाला अमाउंट पे किया जाएगा। अगर वो अमाउंट 1,40,000 से कम आ रहा है तो मिनिमम 1,40,000 किया जाएगा ना। अब आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहां पर इस केस में डेथ हो रही है तो हम यहां पर मिनिमम 1,20,000 दे रहे हैं, लेकिन यहां पर वो इंसान की डेथ नहीं हो रही, उस केस में हम यहाँ पे कॉम्पेंसेशन ज्यादा क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डेथ होने केस में क्या हुआ, डेथ होने केस में उस इंसान का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया, लेकिन जो पर्सन यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट फेस कर रहा है उसको लाइफ टाइम मेडिसिकेशन में रखना पड़ेगा, उसका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा, उसके खर्च ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे उस केस में इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। थर्ड इज द वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ठीक है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो रहा है, ठीक है जी। मान लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि ब्रोकन हैंड और लेग वाला जो केस है, जहां पर 45 डेज 60 डेज कुछ भी काम नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में परसेंटेज ऑफ लॉस द अर्निंग कैपेसिटी कॉस्ट बाई दैट इंजरी, उस इंजरी के चलते जो भी उसका नुकसान हुआ है 45 डेज 60 डेज का, वो बेसिकली यहां पर एज अ कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा, राइट। एंड फोर्थ इज द वेयर टेम्पररी डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, अगर इंजरी की वजह से टेम्पररी डिसेबलमेंट हो रहा है देन हाफ मंथली पेमेंट किया जाएगा इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ मंथली वेजेस, ठीक है। मतलब 16th डे में पेमेंट किया जाएगा, 16th डे में, राइट, 16th डे में पेमेंट किया जाएगा, और यहां पे वो पेमेंट कितना होगा, 25% ऑफ द मंथली वेजेस। मान लेते हैं किसी की मंथली वेज यहां पर 10,000 रुपीज है, तो उसको यहां पर 2,500 कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा ऑन द 16th डे, क्योंकि हाफ मंथली पेमेंट लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर अमाउंट कॉम्पेंसेशन का जो है वो हम ऐसे कंप्यूट करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, फ्यूनरल एक्सपेंडिचर। अब यहां पर क्या हुआ, जो डेथ वाला केस है, ठीक है, डेथ वाले केस में क्या हो रहा है, डेथ हो गई किसी पर्सन की, तो फ्यूनरल तो ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएट करनी पड़ती है, राइट, फ्यूनरल तो हमें इमीडिएट ही करना पड़ता है। अब यहां पर जो कॉम्पेंसेशन पे किया जाएगा वो एकदम से तो नहीं आ जाएगा कि अभी डेथ हुई है और उसके 2-4 घंटे बाद या एक दिन के बाद यहां पे कॉम्पेंसेशन का अमाउंट मिल जाएगा। तो उस केस में एक फ्यूनरल एक्सपेंडिचर का भी प्रोविजन है। तो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर कौन पे करेगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर पे करेगा। किसको, जिस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उसके फैमिली को यहां पर फ्यूनरल एक्सपेंडिचर पे किया जाएगा, ताकि अच्छे तरीके से उसका फ्यूनरल किया जा सके सही तरीके से, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, सबके पास इतने पैसे हो कि वो अच्छे तरीके से फ्यूनरल कर सके, ठीक है जी। जो भी रिक्वायरमेंट है फ्यूनरल करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से हो सके, तो इसलिए यहाँ पे डेथ के केस में फ्यूनरल एक्सपेंडिचर का भी प्रोविजन है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट एरियाज हैं यूपीएससी के लिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंजरी की वजह से डेथ होता है तो एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन तो देगा ही, लेकिन वो कॉम्पेंसेशन एकदम से तो कंप्यूट नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम फ्यूनरल के लिए इतना वेट तो नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्पेंसेशन रहेगा, लेकिन कॉम्पेंसेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक अमाउंट दिया जाएगा फ्यूनरल एक्सपेंडिचर का, जो अमाउंट होगा 5,000 रुपीज, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फेवरेट एरिया है। और ये पैसा कहाँ दिया जाएगा, ये पैसा दिया जाएगा
कमिश्नर को, ठीक है। कमिश्नर कमिश्नर कौन है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक अथॉरिटी कमिश्नर अपॉइंट की जाएगी इस एक्ट में, जो इस सारे ही चीज़ों को ओवरसी करेगा यहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ों को सुपरवाइज करेगा कि किसी भी तरीके से एम्प्लॉयर जो है वो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट उसको मिसप्लेस ना करे, ठीक है। उसको ऐसा ना हो कि अमाउंट उसने कम पे कर दिया, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कमिश्नर की है। तो वो जो अमाउंट है कॉम्पेंसेशन का, ठीक है, कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे जो फ्यूनरल एक्सपेंडिचर है वो किसको दिया जाएगा, वो यहाँ पर कमिश्नर के पास डिपॉजिट करेगा एम्प्लॉयर, और फिर उसके बाद वो कमिश्नर जो है वो एम्प्लॉय, जो डिजीज्ड एम्प्लॉय उसकी फैमिली को देगा, ठीक है जी। राइट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कॉम्पेंसेशन एकदम से तो नहीं देगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले इमीडिएटली फ्यूनरल एक्सपेंडिचर दे देगा, फिर जब कॉम्पेंसेशन कंप्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर कॉम्पेंसेशन भी कमिश्नर के पास डिपॉजिट करना होगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक सिंपल सी बात यह है कि अगर यहाँ पे जो पर्सन काम कर रहा था, जिसकी इंजरी हुई है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब फैमिली मेंबर्स को तो सारी चीजें पता नहीं कि एक्चुअल में कैसे कॉम्पेंसेशन करना है, वेजेस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। एम्प्लॉयर अपने पार्ट पर यहाँ पे क्या कर सकता है, बहुत सारी चीजें डिडक्ट भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऐसी अथॉरिटी को इंक्लूड किया गया है जो यहाँ पर सब चीजें यहाँ पर रहेगी, एक लीगल अथॉरिटी है, ठीक है। इस एक्ट में एक अथॉरिटी अपॉइंटेड है ताकि यहाँ किसी भी तरीके से एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय का जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है उसे यहाँ पे कम ना कर सके, कोई चीट ना कर सके जो डिजीज्ड एम्प्लॉय उसकी फैमिली के साथ, ठीक है। चलिए मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पेंसेशन कब पे करना है, हमने तो ये डिस्कस कर लिया कॉम्पेंसेशन किस केस में पे होगा, किस केस में नहीं पे होगा, कैसे कैलकुलेट करना है, कौन देगा, हमने सब डिस्कस कर लिया। लेकिन देना कब है भाई? आज मान लेते हैं कि आज हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, अब क्या कॉम्पेंसेशन में 2 साल के बाद दूंगा क्या? नहीं। तो उसके लिए भी एक टाइम लाइन तो होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल सा प्रोविजन है कि कॉम्पेंसेशन कब देना है, एज सून एज इट फॉल्स ड्यू। एज सून एज इट फॉल्स ड्यू मतलब जैसे ही वो ड्यू होता है। ड्यू कब होगा? जैसे ही उसको इंजरी होगी, एक्सीडेंट होगा, ड्यू तो वैसे ही हो जाएगा। तो जितना जल्दी ड्यू होने के, जितना जल्दी वो यहां पर पे कर देगा, उस केस में यहां पे कॉम्पेंसेशन जो है पेबल तो होगा। तो उस केस में उसे जल्दी से जल्दी यहां पर पे करना है। अब यहां पर आप बोलेंगे सर जल्दी से जल्दी का क्या मतलब है? अगर लेट हुआ तो कितना लेट को यहां पर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ये नेक्स्ट वाला प्रोविजन, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। सो वेयर एनी एम्प्लॉयर इज इन डिफॉल्ट इन पेइंग द कॉम्पेंसेशन ड्यू अंडर दिस एक्ट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू। गॉट इट? ड्यू किस दिन होता है? ड्यू उसी दिन होगा जिस दिन उसको इंजरी हुई थी। अब अगर उसने उसके 1 मंथ के अंदर वो कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया तो उस केस में फिर पेनल्टी जो है वो इंपोज की जाएगी। मतलब अगर मैं आपको अदर टर्म्स में उसका अदर पर्सपेक्टिव समझाऊं तो सिंपल सी बात ये कि 1 महीने का टाइम यहां पर है लगभग, कि आप 1 महीने से कम के अंदर कॉम्पेंसेशन का अमाउंट जो है वो पे कर दीजिए। अगर ये 1 मंथ क्रॉस हो गया तो उसके बाद यहां पे कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर यहां पे जो है तो एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी इंपोज करेगा, जो कि एरियर्स वाला अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा। ऑब्वियसली जो अमाउंट उसको मिलना है एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को वो तो रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे 12% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट भी लगेगा। साथ ही साथ अगर ये चीज प्रूफ होती है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एम्प्लॉयर के पास कि डिले क्यों हुआ, मान लेते हैं कि वो 2 मंथ्स के बाद हुआ, ठीक है, उसने 2 मंथ्स के बाद यहां पर पेमेंट किया, तो अगर उसके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं कि डिले क्यों हुआ, तो उस केस में अमाउंट ऑफ एरियर, जो अमाउंट पे किया जाना है वो, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट पे किया जाना है वो 12% वाला, और साथ साथ 50% ऑफ जो अमाउंट है वो पेनल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। मान लेते हैं वो अमाउंट आ रहा है 50,000 रुपीज, ठीक है, तो 50,000 रुपीज का 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा पेनल्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि 1 मंथ वाला जो कंप्लाइंस उसने नहीं किया, उसके पास कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, और अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो जानबूझकर डिले कर रहा था, तो उस केस में एक्स्ट्रा पेनल्टी भी यहाँ पर लग सकती है। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। राइट। चलिए मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पेंसेशन। अब कॉम्पेंसेशन पहुंचेगा कैसे? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय तक या उसकी फैमिली तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है जी। तो यहां पर बात करते हैं पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन अगर जिस केस में एम्प्लॉय की डेथ हुई है, साथ ही साथ अगर कॉम्पेंसेशन दिया जाना है किसी विमेन को या कोई ऐसा पर्सन है जो लीगल डिसेबिलिटी के, मतलब वो बेसिकली वो प्रॉपर, सपोज कोई माइनर पर्सन है, ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जो लीगली डिसेबल है, कोई विमेन है, या कोई ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हुई है, इन 3 केसेस में क्या होगा? इन 3 केसेस में जो कॉम्पेंसेशन है वो कैसे पे किया जाएगा? वो पे किया जाएगा कमिश्नर के पास डिपॉजिट करके,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो विमेन हो उसको बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो और इसी के चलते क्या हो, इसके चलते यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो अनड्यू एडवांटेज ले ले। जो यहाँ पे लीगल डिसेबल पर्सन है उसको भी यहाँ पर शायद आइडिया ना हो। जो इंसान जिसकी डेथ हो गई है वो तो है नहीं, अब उसकी फैमिली को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी उसके काम के बारे में या उसके वेज के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कमिश्नर को इन्वॉल्व किया गया है कि कमिश्नर यहाँ पर आएंगे और ये जो कॉम्पेंसेशन इन 3 केसेस में होगा वो सबसे पहले एम्प्लॉयर किसके पास डिपॉजिट करेगा, एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा कमिश्नर के पास, और उसके बाद जो कमिश्नर है वो एम्प्लॉय की फैमिली को या एम्प्लॉय को देगा। ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे चीटिंग ना हो पाए, किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो पाए एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए यहाँ पे कमिश्नर को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। राइट, और बाकी जो केसेस है उसके उन केसेस में एम्प्लॉयर जो डायरेक्टली एम्प्लॉय को भी दे सकता है। इन 3 केसेस में क्या करना पड़ेगा, इन 3 केसेस में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन का अमाउंट कमिश्नर के पास। इनके अलावा कोई और केसेस हैं, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉय को दिया जा सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस एंड क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है। ठीक है, कॉम्पेंसेशन का जो अमाउंट है उसमें अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है या एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को लग रहा है कि वो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट एडिक्वेट नहीं है, कम है, जितना मिलना चाहिए था उतना अमाउंट नहीं है, या कॉम्पेंसेशन दिया ही नहीं जा रहा है, तो इस केस में क्या उनके पास कोई रास्ता है? हाँ जी बिल्कुल है। उस केस में वो कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हैं। कमिश्नर को कब तक अप्रोच करना पड़ेगा? 2 years ऑफ द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट और डेथ। जब भी एक्सीडेंट हुआ था या जब भी एम्प्लॉय की डेथ हुई थी उसके 2 years के अंदर कमिश्नर के पास वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि एक्चुअल में हमारा कॉम्पेंसेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है, जो कॉम्पेंसेशन बनता है उतना कॉम्पेंसेशन मुझे पे नहीं किया गया है या मुझे कॉम्पेंसेशन पे ही नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 2 years के अंदर, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमिश्नर के पास जब भी वो डेट ऑफ अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट है या डेथ है उसके 2 years के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है बाय द एम्प्लॉय और हिज फैमिली। ठीक है, इन द केस ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय उसकी फैमिली, और इन केस ऑफ एम्प्लॉय है तो फिर एम्प्लॉय और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी, चलिए मूविंग अहेड, रेफरेंस टू कमिश्नर्स की बात करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उठता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उठता है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, कि अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डिसेबलमेंट का नेचर क्या है, पार्शियल डिसेबलमेंट है, टोटल डिसेबलमेंट है, टेम्पररी नेचर का है, परमानेंट नेचर का है, ठीक है, साथ ही साथ किसकी लाइबिलिटी यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पे करने की। राइट, तो ये सारे केसेस कब होंगे, सारे केसेस किसके द्वारा रेफर किए जाएंगे, ये सारे केसेस जो हैं वो सेटल किए जाएंगे बाय द कमिश्नर। अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है, मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयर बोल रहा है कम होना चाहिए, एम्प्लॉय बोल रहा है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय बोल रहा है कि मेरा जो है ये परमानेंट डिसेबलमेंट है, और यहाँ पर वो जो एम्प्लॉयर है वो बोल रहा है कि नहीं ये आपका टेम्पररी डिसेबलमेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयर बोल रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी लाइबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉय बोल रहा है आपकी ही लाइबिलिटी है। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, ऐसे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तो उस केस में वो जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पर रेफर किए जाएंगे कमिश्नर को। ठीक है, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे वो सेटल करे। कमिश्नर उन सारे डिस्प्यूट्स को यहाँ पर, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रिजॉल्व करेगा। ठीक है, फर्दर अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो तो चली गई कमिश्नर के पास, तो क्या कमिश्नर के पास कोई टाइम लाइन है कि कमिश्नर कब तक उसे यहाँ पे रिजॉल्व कर सकता है? बिल्कुल टाइम लाइन होनी चाहिए, अदरवाइज कमिश्नर के पार्ट पर डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम लाइन है, कमिश्नर सेल डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसको यहाँ पर जो कमिश्नर है वो डिस्पोज ऑफ करेगा विद इन 3 months, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस एंड इंटीमेट द डिसीजन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो जब भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये बताया था, जब भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये बताया था बेसिकली कि ये ऐसा ऐसा केसेस हैं, आप मैं लाइबल नहीं हूँ या अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कम होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, उस पर्सन ने कमिश्नर के पास एप्लीकेशन किया। ठीक है, कमिश्नर के पास वो मैटर फॉरवर्ड किया, और उसके बाद फिर विद इन 3 months के अंदर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो जो कमिश्नर है उसको यहाँ पे केस डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे प्रॉपर फाइंडिंग्स के साथ वो चीज़ रिजॉल्व करनी पड़ेगी, सेटल करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज कमिश्नर के पार्ट पर डिले होगा। बोलते ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, अगर कोई जस्टिस डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस डिनाई किया जा रहा है। तो जितना जल्दी ये रिजॉल्व होगा उतना ही अच्छा एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के लिए रहेगा। राइट गाइज, सो गाइज दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने कवर किए हैं। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं कि आप किस हद तक आपने इसे समझा है। सो व्हेन द कॉम्पेंसेशन अंडर एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 हैज टू बी पेड, कब? विद इन 1 month ऑफ इट्स ड्यू, विद इन 3 months ऑफ इट्स ड्यू डेट, विद इन 6 months ऑफ इट्स ड्यू डेट, और एज सून एज इट फॉल्स ड्यू। द राइट आंसर इज एज सून एज इट फॉल्स ड्यू। मैंने अभी पढ़ाया आपको जस्ट। ठीक है जी, जैसे ड्यू होता है वैसे ही यहाँ पर पे करना है, और 1 month के बाद तो फिर पेनल्टी भी इंपोज की जाएगी बाय द कमिश्नर।
Second question is how much funeral expenditure has to be deposited by an employer with the commissioner in addition to the compensation in case of injury results into death. अगर डेथ होती है तो उस केस में फ्यूनरल एक्सपेंडिचर कितना होगा जो यहाँ पर एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा कमिश्नर के पास? राइट आंसर इज 5,000 रुपीज. ठीक है, 5,000 रुपीज यहाँ पे एज अ फ्यूनरल एक्सपेंडिचर दिया जाएगा. थर्ड इज क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन शैल बी मेड बिफोर अ कमिश्नर विद इन व्हाट पीरियड ऑफ एक्सीडेंट और डेथ. जब भी एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है और कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया जा रहा है या एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन नहीं पे किया जा रहा है तो उसका क्लेम कितने दिन के अंदर यहां पे किया जा सकता है कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल करके? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विद इन 2 years ऑफ द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट और डेथ. राइट गाइज, ठीक है. सो दिस इज ऑल गाइज. एंड अगर आप भी यहाँ पे ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है गाइज. क्योंकि यहाँ पे लॉ की बात करें तो लॉ आपको मैं काफी इजी तरीके से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आप एक्चुअली बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगी अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है तो. यहाँ पे क्योंकि आपको काफी एक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे मैं बात करूँ आपको लेबर लॉज वाली कैटेगरी में आपको लगभग 10 to 11 एक्ट्स पढ़ने हैं. सोशल सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट में आपको लगभग यहाँ पे 6 एक्ट्स पढ़ने हैं. तो मतलब काफी एक्ट्स है, लगभग 17-18 एक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं. तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट के साथ एसोसिएट हो. तो यहाँ पर आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेल कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए कि मैं स्पेशल कॉम्पोनेंट ही बस प्रिपेयर करना चाहता हूँ, बाकी मेरे जीएस वाले कॉम्पोनेंट प्रिपेयर्ड है, तो स्पेशल कॉम्पोनेंट का भी एक डेडिकेटेड अलग से कोर्स है. दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. जाइए, डेमो क्लासेस देखिए, नोट्स देखिए, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की. ज्यादा डिले मत करिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, कंपोनेंट आपके पास ज्यादा है, 12-13 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं. तो यहाँ पे जितना जल्दी प्रिपरेशन करेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है. और यहाँ पर मैं आपको ईपीएफओ के कोर्स में यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एज वेल एज मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है. तो सारे कंपोनेंट्स मैं आपके साथ डील करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, लेमैन लैंग्वेज में, बेसिक टू एडवांस लेवल पर एग्जाम के रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए हम चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे, राइट. लेकिन किसी भी कोर्स को, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो चाहे स्पेशल कंपोनेंट वाला कोर्स हो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कूपन कोड यूज करिए प्रकाश, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा गाइज. और आप सभी को डिस्काउंट हम सभी को चाहिए होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, तो हमें लगता है कि बेस्ट कोर्स हमें मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस पर. सो दिस इज अ मैकेनिज्म, दैट इज कोड हियर, कूपन कोड. आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर यहाँ पे कोर्स आप अवेल कर पाएंगे, ठीक है. सो दिस इज द कूपन कोड दैट यू हैव टू रिमेंबर. प्रकाश, ये मेरा नाम भी है, कूपन कोड की तरह काम करेगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जो भी कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स या स्पेशल कॉम्पोनेंट वाला कोर्स, दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. जाइए, क्लिक करिए. साथ ही साथ यहाँ पर गो थ्रू करने के बाद यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स को अवेल करिए. और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए. इसको ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहेंगे. जो भी क्वेरीज है मैं वो आपकी रिजॉल्व करूंगा. अगर चैट की रिक्वायरमेंट है, चैट पर रिजॉल्व हो जाएगी. अगर वहाँ पे आपको जूम मीटिंग की रिक्वायरमेंट है या नॉर्मल कॉल की रिक्वायरमेंट है, जैसे भी रिक्वायरमेंट है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्वेरी यहाँ पर डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज ऑल गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट. मिलेंगे अगले सेशन में जहां पर हम कुछ नया डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय.